नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। कमोडिटी से जुड़े आपके पास कोई भी सवाल हो तो पूछे। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेजें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपने सवाल हमें भेजें। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स जी चंद्रशेखर साहब हैं, नवनीत दमानी हैं, वीपी है कमोडिटी रिसर्च मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं धान की बुआई को लेकर। जिस तरह से खरीफ बुआई के नंबर आए हैं और लगातार धान की बुआई में डेफिसिट देखने को मिल रही है। 29 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 13.5% पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर पैडी की बुआई कम रही है। 231 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है, जो पिछले साल अब तक 268 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। यूपी, बिहार, झारखंड में धान की बुआई काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा कुछ और राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में और असम में भी बुआई कम हुई है। एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 10 से 15% तक इस साल चावल का उत्पादन कम रह सकता है। हालांकि सरकार के पास जो बफर का स्टॉक है वो ज़रूरी बफर से 133% ज़्यादा है। इन तमाम खबरों का क्या असर होगा? अगर उत्पादन कम रह सकते हैं तो क्या बाकी अनाजों पर इसका असर होगा? इस पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, सबसे पहले क्या लग रहा है, जिस तरह के सोइंग के नंबर अब तक आए हैं राइस के, क्या उत्पादन 10 से 15% तक कम हो सकते हैं, या अगस्त का अभी भी 1-2 हफ्ता बचा हुआ है, लेट बुआई भी होती है पूर्वी भारत में, क्या लेट प्लांटेशन से या तो रिकवरी कम हो जाएगी या नंबर ऊपर की तरफ अपवर्ड रिवाइज हो सकते हैं? मैं मानता हूं 15 अगस्त तक हमें एक सही चित्र मिल जाएगा इसका एकरेज क्या है। ज़रूर बुआई में काफ़ी मंदी है, वेरी स्लो प्रोग्रेस इन प्लांटिंग, और इसका कारण है कि जून महीने में काफ़ी बरसात कम हुआ था। हमारा देश में बरसात डेफिसिट था, और जुलाई पहले 10 या 12-15 दिन में उसकी भरपाई हो गई, एंड देन वी आर अराउंड 11% सरप्लस एज ऑफ 22 जुलाई। फिर भी उसके बावजूद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ फिर भी बारिश कम है। इसके वजह से ज़रूर इसमें एक असर हमें दिखाई दे रहा है। मैं ये मानता हूँ सरकार का जो टारगेट है, प्रोडक्ट उत्पादन का टारगेट, लक्ष्य जो है 112 मिलियन टन इस खरीफ सीज़न का, 22-23 साल का खरीफ सीज़न 112 मिलियन टन, उसमें आज का स्थिति में हम देखेंगे, मैं अनुमान लगाऊंगा कि कम से कम 10% इसमें उत्पादन कम होने का संभावना है। यानी कि हमारा उत्पादन एज ऑफ करंट रेकनिंग आज का हम देखेंगे तो 100 मिलियन टन का ही उत्पादन होने का संभावना है। फिर भी इट्स टू अर्ली, और हमें 15 दिन तो रुकना पड़ेगा टू गेट ए वेरी डेफिनेट पिक्चर अबाउट राइस प्रोडक्शन। ओके, यानी 2 बातें साफ तौर से इन्होंने कही कि 112 मिलियन टन जो सरकार का उत्पादन का अनुमान है वो घटकर 10% कम हो सकता है, 100 मिलियन टन के आसपास उत्पादन रह सकता है। हालांकि अभी स्थिति साफ होने में 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन के जो नंबर आएंगे, यानी 2 हफ्ते पूरे आप नंबर आने दीजिए, 2 हफ्ते के जब सोइंग के पूरे नंबर आ जाएंगे तब स्थिति और साफ होगी और क्या डेफिसिट की होगी फिर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ बात करेंगे। सर, लेकिन बाकी अगर सोइंग के नंबर, जो सरकार के जो टारगेट थे कि तिलहन बुआई इस बार बेहतर करने की उम्मीद है, सरकार का फोकस भी था, और कई सारे एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उनका कहना था जो कम बुआई के जो नंबर दिख रहे हैं राइस के, उसके पीछे जो बड़ी वजह यह है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते सरकार बाकी फसलों पर फोकस करने को कह रही है, लेकिन नंबर उस तरह के नहीं दिख रहे हैं। आप तिलहन बुआई देखिए, जो पिछले साल जितनी बुआई हुई थी उसी के आसपास अब भी बुआई है। हालांकि दलहन की बुआई ज्यादा जरूर है, लेकिन तिलहन बुआई अब भी कम है। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन वाला मामला तो अभी तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैं डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ऐसा नहीं मानता हूँ, और ख़ास करके डाइवर्सिफिकेशन हमें पंजाब में और हरियाणा में दिखना चाहिए, मगर वहाँ दिख नहीं रहा है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में बरसात बहुत कम हुआ था जून में, और जुलाई 20 तारीख तक भी। इसके वजह से एकरेज कम है, और ख़ास इन्हीं क्षेत्र में, इन्हीं राज्यों में बुआई के जो आंकड़े आए हैं वो कम है। मगर और एक आश्चर्य मुझे ये लगता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ भी बुआई कम है।
तो वहाँ शायद किसान इतना खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रोक्योरमेंट बढ़ना चाहिए था, पिछले 2 या 3 साल में बढ़ना चाहिए था। जितना जो किसानों की उम्मीद थी वहाँ, उतना प्रोक्योरमेंट वहाँ नहीं हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है। ओके, यानी प्रोक्योरमेंट की वजह से भी हो सकता है कि बुआई ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। ये तेलंगाना और आंध्रा को लेकर ये नंबर आ रहे हैं। सर अब चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। वहाँ पर भी एक्टिविटी अब बढ़ती जा रही है। बुलियन मार्केट के साथ शुरुआत कर लेते हैं और गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर, जहाँ शुरुआती कारोबार में 200 से 300 रुपये तक की गोल्ड में गिरावट थी, 400 रुपये की गिरावट चांदी में देख रहे थे। अब हरे निशान में लौट आया है बाजार। गोल्ड की अगर बात करें तो 51,500 रुपये के आसपास अब पहुंचता दिख रहा है। हालांकि हल्की गिरावट एमसीएक्स पर है, लेकिन चांदी हरे निशान में है। 58,500 के आसपास चांदी कारोबार कर रही है। चांदी देखिए 58,600, अब 230 रुपये की तेजी यहां पर दिख रही है। नवनीत जी, क्या लग रहा है, बुलियन में रिकवरी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है? इंटरनेशनल मार्केट में भी, घरेलू बाजार में भी। शाम के सत्र के लिए अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो क्या सलाह देंगे, यहां से खरीद कर चले? हम लास्ट 2-3 दिनों में देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक अच्छे रेंज बाउंड ट्रेडिंग और पॉजिटिव बायस के साथ कारोबार हो रहा है। और आज के सेशन में भी जो नीचे से रिकवरी आई है वो यही इंडिकेट कर रही है कि जो रिवर्सल है वो ये एक रिवर्सल माना जाए या शॉर्ट टर्म पुल बैक माना जाए, कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी अपसाइड ही दिखा रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी भी बाय की स्ट्रेटेजी ही रहनी चाहिए और आपको 51,900 और 52,100 तक के स्तर बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी एक थोड़ी सी नरमी की शुरुआत के साथ में उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी लास्ट कुछ घंटों में देखने मिली है। 59,200 59,500 तक के टारगेट्स ओपन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से इसकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदारी की सलाह है। चंद्रशेखर सर, अब आपका भी बुलियन मार्केट पे ब्रॉडर व्यू क्या है? आपको क्या लग रहा है, अब ब्रॉडर ट्रेंड की शुरुआत हो गई है? और चांदी की बात आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि चांदी में जिस तरह से अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है, काफी ट्रेडर्स के, निवेशकों के फोन आते हैं कि आज चांदी में एंट्री का सही वक्त है। कई सारे ऑप्शन अब मार्केट में मौजूद भी है, तो क्या खरीदारी शुरू करनी चाहिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट एंगल यहाँ पे रखना है तो? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए ट्रेडर, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरा कोई पोजीशन नहीं है, हाजिर बाजार में भी नहीं है, वायदा बाजार में भी नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर कहते हुए मैं ये मानता हूँ कि जो विश्व बाजार में ज़रा सा एक उछाल आया है सोने का भाव में, वो इट इज़ स्लाइटली ओवरडन। और मैं ये जो लेवल है $1750 प्रति आउंस के ऊपर जो लेवल चल रहा है, वो शायद नहीं टिकेगा। देयर विल बी करेक्शन, देयर विल बी पुल बैक, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरा अनुमान है कि आगे जाकर के 2 या 3 महीने में 1700 से $1750 का दायरे में गोल्ड रहेगा। दिस फर्स्ट पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है कि ये हमारा देश में अब जो रुपया का कमज़ोरी, मैं मानता हूँ कि ज़रा इट विल स्टार्ट डिसेलरेटिंग, यानी स्लो हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा कमज़ोरी नहीं रहेगा रुपया में। और देयरफॉर जैसे ज़रा सा रुपया में मजबूती आता है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, क्योंकि इट विल मेक आवर इम्पोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव। तो इसके वजह से मेरा अनुमान है कि दिस मे नॉट बी a great time to buy, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग एक करेक्शन में देख रहा हूँ मार्केट में। ओके। और चांदी को लेकर, चांदी में भी इसी तरह के करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं सर? वैसे चांदी खास करके गोल्ड को ट्रैक करता है। मैं शॉर्ट टर्म का कोई टारगेट या फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैं चांदी में काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, खास करके चीन में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और यूरोप और अमेरिका भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, चांदी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो उसके वजह से आई एम क्वाइट बुलिश ऑन सिल्वर, मगर नॉट इन द शॉर्ट टर्म। जैसे गोल्ड में उतार चढ़ाव है, उसके मुताबिक ही चांदी में भी उतार चढ़ाव रहेगा। ओके, यानी मीडियम से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर तेजी दिखेगी चांदी में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, खैर भूपेश जी है, उनसे शॉर्ट टर्म के लिए जान लेते हैं। एक सवाल भी था राजेंद्र जैन उज्जैन से,
चांदी सितंबर में 61,500 रुपये हो सकती है क्या? भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी पर आपका व्यू क्या है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 61,500 रुपये दिख सकती है चांदी? जी नमस्कार सर। अभी मुझे चांदी 61,500 जाते हुए समझ नहीं आती। शॉर्ट टर्म में चांदी में मैक्सिमम पुलबैक मुझे 59,050 रुपए तक दिखता है। इसके ऊपर चांदी निकलते हुए समझ नहीं आती। नीचे में चांदी दोबारा से मुझे 56,500 55,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगले दर्शक हमारे क्रिश हैं, दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है, कॉपर पर जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। कॉपर पे नवनीत जी क्या लग रहा है आपको यहाँ से? हमने कॉपर में लगभग 8% के आसपास का बाउंस लास्ट कुछ दिनों में आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल पुल बैक कहिए या थोड़ा सा रिवर्सल कहिए वो होल्ड करने लायक लग रहा है। मैं यहाँ से करीब 1 से 1.5% का इंक्रीमेंटल गेन अभी भी देखता हूँ और 662 663 तक के लेवल देखता हूँ। 651 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बाय की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। चंद्रशेखर सर, जिस तरह की हम गिरावट हाल के दिनों में कॉपर में देखे थे, हालांकि उन स्तरों से अब रिकवरी भी आ रही, 620 तक फिसल गया था। ब्रॉडर व्यू आपका कॉपर को लेकर क्या लग रहा है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के साथ कॉपर को फायदा मिलेगा या शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिख रहा कि अगले कुछ महीने यहाँ में तेजी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर एक ग्लोबल ग्रोथ का इंडिकेटर भी होता है? बिल्कुल, कॉपर को कहा जाता है ग्रोथ कमोडिटी। अगर इसमें चीन का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है इस मार्केट में। जून में चीन का जो पीएमआई काफ़ी पॉजिटिव आया था, मगर जुलाई में वो ज़रा इट स्लोड डाउन। बट इसके बावजूद भी अभी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से एक $200 बिलियन का एक लो इंटरेस्ट बेरिंग लोन इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट को मिल रहा है। दिस विल बूस्ट डिमांड फॉर कॉपर इज नंबर 1। नंबर 2, वहाँ का मेटल डिमांड इज स्लोली पिकिंग अप। हमने देखा है पिछले महीने भी, जुलाई में भी स्टील डिमांड और स्टील का उत्पादन और स्टील का डिमांड चीन में ज़रा एक अपटिक हमें दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ आगे जाकर के भी ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा, विच विल बी कॉपर के लिए काफ़ी वो पॉजिटिव रहेगा। और मगर एक चिंता का जो विषय है, चीन का जो जीडीपी टारगेट था इस साल का, यानी 2022, वो 5.5% का था। वो नहीं होगा। वो शायद अब सब मानते हैं कि लगभग 4% तक ही रहेगा जीडीपी ग्रोथ। मगर इसके बावजूद भी चीन में जितना कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं, ग्रिड जो बना रहे हैं, उसमें काफ़ी डिमांड निकलेगा कॉपर के लिए। देखो, मैं कॉपर में जो उछाल आया है, शुक्रवार को मैं देख रहा था $7,800 था। आज का भाव मुझे मालूम नहीं, मैं हर रोज ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जो उछाल आया है पिछले हफ्ते में कम से कम $300-400 का, इस लेवल में मैं मानता हूँ कॉपर रहेगा। इट विल होल्ड दीज लेवल्स फॉर सम मोर टाइम। ओके, यानी ये लेवल कॉपर में बना रहेगा और लग रहा है कि आगे जाकर कॉपर की डिमांड भी बढ़ेगी और इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या सलाह दे रहे हैं भूपेश जी? एक दर्शक का सवाल भी है, मयंक गुप्ता नाम है इनका, यूपी से। इनको ट्रेड लेना है, किस तरह से ट्रेड ले और किस तरह की पोजीशन बनाए शॉर्ट टर्म के लिए? जी सर, कॉपर में अभी शॉर्ट टर्म का चार्ट पॉजिटिव दिखता है। नीचे से 651 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन में बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में 660 रुपए के ऊपर पोजीशन निकलती है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 655 का रखें और अपनी पोजीशन 663 रुपए और 667 रुपए के टारगेट के लिए बने रहें। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे के लिए क्या व्यू है भूपेश जी आपका गोल्ड में? जी, इंट्राडे के लिए गोल्ड में आज के शाम के सत्र के लिए मेरे को गोल्ड में पॉजिटिविटी नहीं दिखती। गोल्ड मुझे 51,750 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ समझ नहीं आता। नीचे में गोल्ड दोबारा से 51,600 51,500 के भाव आते हुए शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। सिल्वर मिनी के 3 लॉट है इनके पास, 58,580 58,580 पे सेल किया इन्होंने। क्या करना चाहिए नवनीत जी? 58,580 पर सिल्वर मिनी शॉर्ट है इनकी।
वेल सिल्वर में आज थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल है। मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मेरे सहयोगी का थोड़ा सा टेक्निकल बायस नेगेटिव की तरफ है। मुझे लगता है 59-200 एक बार पॉसिबल है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से वहां तक जाएगा तो आप वापस और एवरेज कर सकते हैं। वहां के ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फ्रेश सेलिंग आपको 58,000 के नीचे ही जब जाएगा तभी करनी चाहिए, तब तक फ्रेश सेलिंग एडवाइस नहीं है। ओके चलिए, ये व्यू है नवनीत जी का। भूपेश जी का अलग व्यू है। तो सिल्वर माइक्रो पर भी एक सवाल आया है। भूपेश जी, अब आपसे सवाल होगा, क्या सिल्वर माइक्रो 63,000 जाएगा, और अगर जाएगा तो कब तक? स्वप्निल है औरंगाबाद से, उनका सवाल है। जी बिल्कुल, 63,500 का भाव मुझे सिल्वर में देखता है, परंतु उसके लिए इनको लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 4 से 5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और सिल्वर के भाव इनको आसानी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लंबी दूरी के जो चार्ट होते हैं, मंथली चार्ट्स पर, वहां पर सिल्वर में एक अच्छा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। और भाव मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में 55,500 के नीचे जाएंगे। और आने वाले दिनों में कहें तो सितंबर के बाद एक अच्छी तेजी सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो ये व्यू है सिल्वर को लेकर। चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मयंक गुप्ता हैं, वापस इन्होंने सवाल भेजा। इससे पहले चांदी पर इनका सवाल था, अब एल्युमिनियम में जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए। नवनीत जी, एल्युमिनियम में इंट्राडे में क्या लग रहा है आज? शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में भी पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। लास्ट कुछ दिनों में बाकी सारे मेटल में अच्छी हलचल देखने मिली है, बट एल्यूमिनियम इतना सपोर्टिव नहीं रहा है। तो आज के सेशन में पर्टिकुलरली थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट एक दो सेशन में आपको एल्यूमिनियम 3 से 4 रुपए के गेन्स देखने मिल सकते हैं। ओके, और कॉपर का क्या टारगेट है आपका आज इंट्राडे के लिए नवनीत जी? मेरे हिसाब से अगर 651 650 के लेवल नीचे में नहीं टूटे तो 662 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पवन है हिसार से, ग्वार में क्या लग रहा है ये जानना चाह रहे हैं। ग्वार पर आपका व्यू क्या है भूपेश जी? जी, ग्वार में देखा जाए तो आज भी अच्छी खासी पिटाई ग्वार के काउंटर में देखी जा सकती है, परंतु फिर चार्ट पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि ग्वार का मार्केट अभी हाईली ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर चुका है। 4,900 के आसपास ग्वार में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर छोटी लेवली भी कर सकते हैं एक पुल बैक के लिए, जिसमें भाव आने वाले दिनों में 5,050 5,5100 के भी देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, कॉटन केक पर सवाल है कि कॉटन केक की तेजी क्यों नहीं टिक पा रही है। भूपेश जी, क्या लग रहा है कॉटन केक में? 2600 रुपए के नीचे आज भी है, अगस्त वायदा 1% कमजोर है, तेजी रिकवरी की कोशिश भी होती है, टिक नहीं पा रही है। क्या डिमांड ऊपर लेवल में बिल्कुल नहीं है, या ऑप्शंस बहुत ज्यादा है बायर के पास? तो क्या सलाह देंगे कॉटन केक में, इनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही आपने बोला कि ऑप्शन काफी सारे हैं, क्योंकि इन दिनों में राजस्थान और हरियाणा या सभी पूरे हिंदुस्तान में भारी बरसातें हुई हैं, जिससे हरा चारा सभी जगह अवेलेबल है। तो इसलिए कॉटन केक की डिमांड बाय डिफॉल्ट ही इन दिनों में घट जाती है। और चार्ट की बात करें तो चार्ट पे जैसे पिछले सेशन में अपनी बात हुई थी सोमवार को, तो भी मैंने बोला था कि 2700 2750 के लेवल ऊपर में होल्ड नहीं कर पाता चार्ट। तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल इसमें अभी भी बिकवाली की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे उम्मीद नहीं है कि कॉटन केक का मार्केट 2700 या 2680 ऊपर सस्टेन कर पाए। नीचे में 2480 के भाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिन। ओके चलिए, कॉटन के बाद अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज काफ़ी गिरावट है, 2% के आसपास की गिरावट है MCX में देख रहे हैं। 1.5% कमज़ोर ब्रेंट भी है। शुरुआती कारोबार से आज गिरावट है। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है, अब बुधवार को OPEC प्लस की बैठक भी है 3 अगस्त को, क्या फेज आउट करने की अब तैयारी है पूरी तरह से? जो उत्पादन कटौती को लेकर जो करार हुआ था 2020 में, मार्च में, अप्रैल से वो कटौती शुरू हो गई थी, अब पूरी तरह से वापस हो जाएगा? और आगे जिस तरह के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो चाइना के हो या US के हो, वो लगातार कमज़ोर आ रहे हैं, फैक्ट्री एक्टिविटीज़ स्लो हो रही हैं। ऐसे में क्या डिमांड कंसर्न बना रहेगा, और सप्लाई जो कम है उससे ज़्यादा डिमांड की चिंता रहेगी और कीमतें नीचे ही रहेंगी? आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, OPEC प्लस को क्या बोलो, उनका एक बड़ा दुविधा है, और उनके सामने 3 ऑप्शंस खड़े हैं। एक, डोंट चेंज द प्रोडक्शन, कोई बदलाव नहीं लाएगा। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्शन, और तीसरा है स्क्रैप द कोटास। ऐसे तीन ऑप्शन है उनका सामने। मैं मानता हूं वो जो स्क्रैपिंग ऑफ कोटास नहीं होगा
मगर उत्पादन ज़रा सा बढ़ने का संभावना में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, गिवन द करंट प्राइसेस। आजकल का भाव का जो माहौल है उसके वजह से उत्पादन बढ़ाने का कुछ निर्णय वो ले सकते हैं, मगर वो शायद कब से बढ़ेगा, सितंबर या अक्टूबर से बढ़ सकता है। दिस इज नंबर वन। मगर उत्पादन बढ़ाने का निर्णय भी लिया, किसका पास स्पेयर कैपेसिटी है ओपेक में? मैं देखता हूँ दो ही देश है, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। उनका पास स्पेयर कैपेसिटी है और किसी ओपेक मेंबर का पास कोई बड़ा अच्छा स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो भी निकलेगा वो सऊदी अरेबिया और यूएई से ही निकलना है। दिस इज वन साइड। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिस्ट सब कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में विश्व बाजार एक मंदी में चला जाएगा, रिसेशन हो सकता है और सब्सटैंशियल स्लो डाउन हो सकता है। तो वो डिमांड साइड का भी बड़ा कंसर्न है। फॉर अभी एक्चुअली एक बड़ा तनाव है बिटवीन द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड। सप्लाई ज़रा सा बढ़ने का संभावना है, मगर डिमांड ज़रा सा कम होने का संभावना है। एक पिक्चर। मगर आप दूसरा एक पिक्चर देखिए, यूरोप। रशिया ने यूरोप को नेचुरल गैस का जो सप्लाईज है काफ़ी कम कर दिया है। तो यूरोप में सीरियस एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा समस्या है। उसके वजह से क्रूड ऑयल एक अच्छा ऊपर स्तर में है, नेचुरल गैस का भाव भी ऊपर है और कोल का भी भाव ऊपर है। देयरफॉर इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है। तो इसके वजह से हमें देखना पड़ेगा परसों क्या होता है, ओपेक प्लस में क्या निर्णय होता है। उस मार्केट उसका ही इंतज़ार में है, तभी एक सही डायरेक्शन मार्केट को मिलेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद है एमपी से। 2 महीने में जीरा कहाँ तक जा सकता है, उनका सवाल है। भूपेश जी, क्या लग रहा है 2 महीने का क्या टारगेट है जीरे का आपका? जीरा एनसीडीएक्स में एकमात्र ऐसी कमोडिटी है सर जो पिछले काफी दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। और अभी भी मैं जीरे की बात करूंगा तो जीरा अगर 24,500 के ऊपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 2 से 3 दिन के ऊपर के क्लोज देता है तो जीरे में मुझे आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखती है, जिसमें कि लगभग 10 से 15% की तेजी आसानी से देखी जा सकती है। ऊपर में 27,200 और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 29,200 के भाव भी आसानी से देखे जा सकते हैं। ओके, यानी 27,200 और 29,000 तक के भाव जीरे में दिख सकता है। चलिए अगले दर्शक है हीरा लाल है राजस्थान से। नेचुरल गैस को आज बाई करे या सेल करे? नवनीत जी, क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में आज? काफी दिनों के करेक्शन के बाद में नेचुरल गैस में आज थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि जब तक 618 ऑन द लोअर साइड नहीं टूट जाता है, आपको 636 और 642 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट कुछ मिनटों में हमने प्राइसेस में अच्छा गेन देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, डिप पे बाई किया जाना चाहिए। यानी नेचुरल गैस के लिए सलाह है कि आपको डिप में बाइंग की सलाह है। भूपेश जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि डिप में बाई करके जाए नेचुरल गैस? जी नवनीत जी, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 633 रुपए का भाव चल रहा है। अभी ऊपर में 636 रुपए और 641 रुपए तक के भाव एक पुल बैक देखा जा सकता है। ये व्यू है। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए और पूरा आउटलुक भी कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।